चलिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। देखिए, हम सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने लास्ट टर्न पे जो है वो क्या चीज़ें होती हैं, इनके कंसेप्ट्स, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण वगैरह, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा का प्रूफ, ठीक है ना। अभिकेंद्र त्वरण किस तरह से होता है, निकालते हैं, ये भी लास्ट टर्न पे वीडियोस में देखे हमने। अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभिकेंद्र बल की वैल्यू क्या होती है, तो फॉर्मूला तो कोई डेरिवेशन है नहीं, एक्सलेशन पता ही है, तो F इक्वल टू ma लगा देते हैं तो हमें अभिकेंद्र बल मिल जाता है। फिर डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने कहाँ कहाँ मिलता है। और उसके बाद दो स्पेशल केस थे हमारे। एक तो था कि बाइसिकल राइडर जब किनार टर्न पे आता है, टर्न लेता है, तो उस केस में वो अपने आप को मोड़ की तरफ झुका लेता है। तो उस आर्टिकल को देखा था हमने कि अभिकेंद्र बल किस तरह से क्या मिल रहा है उसको, और हमने देखा था कि अभिकेंद्र बल मिल तो सकता है। साइकिल वाले केस में क्या था, अजीब सी बात जो थी वो ये थी कि टायर और मान लिया टर्न ये ले रहा है, तो टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण लगेगा, उस घर्षण से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r मिल तो जाएगा, लेकिन एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी कि इसके ऊपर एक एंटी क्लॉक कपल काम करने लगता था, और उस वजह से बाइसिकल राइडर जो है वो क्या बोलते हैं, मोड़ से बाहर की ओर गिरने लगता था। तो उसके सर्कल लेने में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम एक अलग थी कि एंटी क्लॉकवाइज कपल जो बन रहा था वो इसको प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए वो क्या करता है, अपने आप को जो है वो झुका लेता है थोड़ा सा, और झुकाने से क्या होता है कि उसका जो क्लॉकवाइज कपल एक जनरेट होता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज कपल को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इन्हीं की कंडीशन सॉल्व करके हमने फिर tan थीटा इज इक्वल टू mv²/rg ये फॉर्मूला वगैरह ये सब डिराइव किया था। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि झुका है तब सर्कल कंप्लीट कर पाया ना, झुकने से सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है। सर्कल कंप्लीट वो खुद भी कर सकता था, घर्षण से है उसे mv²/r इज इक्वल टू और म्यू कैपिटल आर कर लो या फिर म्यू mg कर लो। इस कंडीशन का यूज भी हमने बाद में किया था कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है, तो उसमें वेलोसिटी जो मैक्सिमम निकल के आई थी वो उसके फ्रिक्शन जितना भी लगेगा, मोड़ जो काटेगा वो अपने फ्रिक्शन से ही काटेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, झुकने से केवल वो जो बाहर गिर रहा था उसके बाहर गिरने को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि मोड़ काट पाता है, बाहर की तरफ गिरने से बच जाता है। लेकिन आज जो हम केस पढ़ने जा रहे हैं, आज ये है कि बैंकिंग ऑफ रोड्स और रेलवे ट्रैक्स, और इसमें क्या है कि हिंदी में से बोलेंगे मोड़ पर सड़क या रेल की पटरी का झुकाना या जो भी है। तो इसमें आप देखिएगा, अब अगर आपने अभी फील नहीं किया तो कभी देखिएगा कि जहां पर आप जा रहे हैं और सड़क कहीं पे मुड़ी हुई है, तो मुड़ी हुई सड़क होने पर ये होता है कि जो ये तो मोड़ हो गया, ये मोड़ का सेंटर हो गया, यहाँ पे कहीं ये केंद्र हो गया, ठीक है ना। ये मोड़ की त्रिज्या हो गई, मतलब हो ऐसा नहीं गोल गोल सड़क ही बनाई जाएगी, इसके बाद ये सीधी हो गई, उसके बाद फिर सीधी हो गई ये, तो केवल इतना जो ये टर्न है, इसको अगर मैं सर्कल कंप्लीट कर दूं इसका, तो जो रेडियस होगी वो इस मोड़ की या इस सड़क की रेडियस कहलाएगी। तो इस केस में क्या होता है, इस पॉइंट को, इस हिस्से को जो मोड़ की तरफ होता है, इसे थोड़ा सा ढाल दे देते हैं, यानी कि नीचा बना देते हैं, और जो बाहर की तरफ होता है उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देते हैं। मतलब कहने का यह है, ये आपको रोड यहाँ पर अगर हम इस लेवल को हॉरिजॉन्टल मान के चलें, तो रोड ऐसी थोड़ी सी बना देते हैं, उधर की तरफ जो है ऊपर उठा देते हैं और इधर की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका देते हैं। रोड में ये पूरा इधर से इधर लेकर के कर देते हैं। और सबसे अच्छा तो पहाड़ों पे अगर जाइए कभी, तब देखिएगा उतर करके सड़क को, तो वो आपको तो टेढ़ी ही टेढ़ी नजर आएगी पूरा, जहाँ पे टर्न ले रही, क्योंकि पहाड़ों पे बार बार उसे टर्न लेना होता है, तो उस केस में वो टेढ़ी ही टेढ़ी अंदर की तरफ, पहाड़ की तरफ जो है वो झुकी झुकी सी आपकी जो है वो सड़क बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पिछला केस जो साइकिल वाला था उसमें टर्न काट ले रहा था, लेकिन बाहर गिरने से बचने के लिए जो है वो झुक रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, झुकने से ही उसको अभी केंद्र बल मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको। बाइसिकल राइडर का जो मास होता है वो कम होता है, साइकिल और बाइसिकल मिला के, साइकिल और आदमी मिला के भी मास उसका कम होता है, तो उसे कम सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कम सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट होने से, और फिर इनकी स्पीड भी कम होती है। जो टू व्हीलर और ये होते हैं, ये बहुत ज्यादा तेज, टू व्हीलर भी ज्यादा से ज्यादा 80-90 पे चलाएंगे, उसके बाद जो है वो आपको जो है वो क्या बोलते हैं, हवा हवा तेज लगने लगेगी। लेकिन गाड़ियां जो होती हैं इनकी कोई वो नहीं होती है, 120 130 जितना भी चलाना हो,
तो कहने का मतलब है साइकिल वाले को जो है कम रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, और इस वजह से वो घर्षण से काम चला लेता है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, जो कार बस ट्रक वगैरह होते हैं, ये जब चलते हैं तो फिर उस केस में इनको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। अगर ये लोग उस ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स को कम घर्षण बल से लें तो पूरा तो मिलेगा नहीं, और इस चक्कर में उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्पीड है इसे जो है वो कम करना पड़ेगा, बहुत कम करेंगे, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट, मान लिया सपोज करिए 10 न्यूटन का फ्रिक्शन मिल रहा है, तो अब ये क्या करेंगे, अपनी स्पीड इतनी कम रखेंगे कि यहाँ भी इनका 10 ही न्यूटन हिसाब किताब बने, ताकि उससे घर्षण बल से उनको अभिकेंद्र बल मिल जाए और वो मोड़ काट सकें। तो ऐसा नहीं है कि सड़क नहीं झुकाएंगे तो चल नहीं पाएगा, चल लेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही आएगी कि इसकी स्पीड जो है उस टाइम पे 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, बस इतनी होगी जा करके। अब इससे समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी कि आज की डेट में या कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता, गाड़ी पे बैठा है तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हर जगह पहुंचे। अब मान लिया सपोज करिए सीधी रोड है तो वो तेज चलता चला आ रहा है, मान लिया 120 की स्पीड पे चला आ रहा है, और फिर एकदम से मोड़ आ गया, तो मोड़ आ गया तो अब ये 10 करते करते 5 करते करते काफी तेज ब्रेक लगाने पड़ेंगे। इससे दो प्रॉब्लम आएंगी, एक तो जो नया आदमी है उसे नहीं पता है कि मोड़ है, तो वो उस मोड़ को काटने में मुश्किल आएगी उसे, इतना स्पीड वेरिएशन लेते 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 पता लगा, कल मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कि उसकी गाड़ी स्किड करते करते किनारे की तरफ चली जाएगी, रेडियस बढ़ने लगेगी उसकी। दूसरी बात यह है कि अगर आप एकदम से ब्रेक ले लेंगे तो पीछे अगर कोई अनजान आदमी आ रहा है जिसे नहीं पता है कि मोड़ है यहाँ पे, और वो उस केस में जो है, और उसने एकदम से ब्रेक ले लिए, तो ये उससे पीछे से आकर के भिड़ जाएगा उससे, और इनमें टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स भी अराइज होंगी अगर हम मोड़ काटें और बहुत धीमी स्पीड से मोड़ काटें तो उस केस में। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए क्या करते हैं कि सड़क को अंदर साइड में थोड़ा सा नीचे झुका देते हैं और बाहर की साइड में ऊपर झुका देते हैं। इसी को कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। और रेलवे ट्रैक्स में भी यही होता है, ट्रेन की पटरी जब बिछाई जाती है तो अगर मोड़ आया तो अंदर वाली पटरी को थोड़ा नीचा और ऊपर वाली पटरी को थोड़ा सा ऊंचा बना देते हैं। ये ध्यान से देखेंगे आप तो बहुत साफ नजर आएगा, और अगर आप पहाड़ों पे चले जाएं तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट आपको नजर आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फॉर्मूला इसके लिए कैसे डिराइव किया जाएगा और किस तरह से क्या होगा। मैं डायग्राम जो है थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। देखिए इसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट, डेरिवेशन पार्ट बहुत कम है, बाकी सारा कुछ लिखने का ही है, तो वो मैं समझाता जाऊंगा, आप उसको बुक की हेल्प से बाद में आप लिख लीजिएगा। अभी आप केवल समझने पे ध्यान दीजिए, और जो डायग्राम हम बना रहे हैं उसको ध्यान से समझिए किस तरह से बनाया जा रहा है, और थोड़ा बड़ा बड़ा साफ सुथरा बनाइएगा। अभी आप रफ पे बना लें, बाद में जो है उसको फेयर पे करिएगा, ताकि आपको पता रहे कि बाद में कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा या क्या होगा इसमें। मान लेते हैं सपोज ये रोड है, ये टर्न है पूरा, इस टर्न का अगर हम देखते सीधी सड़क होती तो वो सपोज इस तरह से होती, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा नीचे से बनाऊं मैं तो और ज्यादा सही है। ये हॉरिजॉन्टल रोड होती बिना किसी झुकाव के, और मान लिया रोड ऐसे आ रही थी, मोड़ ऐसे आया, तो मोड़ पर क्या किया, बाहरी सिरा जो है वो उठा दिया है और इधर का सिरा जो है वो नीचा रखा है उसे, इस तरह से ये टेढ़ी रोड बना दी है। एंगल ऑफ बैंकिंग यानी कि कितने डिग्री से झुकाया आपने, तो वो सपोज करिए थीटा है। मतलब सीधी रोड आ रही थी, मोड़ आया तो मोड़ पे इस तरह से झुका दिए, मोड़ कंप्लीट हुआ तो आप फिर इधर आ गए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा कि गाड़ी झुकेगी कैसे, तो गाड़ी अपने दम पे नहीं झुक सकती, जैसे साइकिल झुकती थी तो बाइक राइडर उसको अपने आप ऑटोमेटिकली झुका लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि गाड़ी खुद नहीं, तो इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे झुकाएंगे, तो इसलिए रोड झुका दी गई है, रोड टेढ़ी कर दी गई। तो इससे होगा क्या कि इसके जो टायर हैं, 4 पहिया वाहन जो है उसका एक तरफ का टायर मान लिया सपोज करिए ये है, और दूसरी तरफ का टायर ये है, तो एक टायर इसका नीचे पे पड़ेगा, एक टायर ऊपर पे पड़ेगा, तो पूरी गाड़ी की गाड़ी झुक जाएगी। और इसके एक्सेल ये बना दी मैंने, और इसकी बॉडी ये बना दी, पूरी फ्रंट व्यू बना दिया एक तरह से, है ना। बॉडी और बड़ी होगी, मैं आप समझ लीजिए जो रेसिंग कार नहीं होती है, जो जिसके पहिए आदमी पहियों के बराबर में ही बैठा रहता है उसी के लेवल में, समझ लीजिए वो है, जो भी है बहरहाल, क्योंकि हमें पर डायग्राम भी बनाना है ना, ऊपर वेक्टर्स वगैरह बनाने हैं, तो इसलिए हमने इसकी बॉडी को छोटा छोटा बना दिया है, और पहिए और पूरी गाड़ी आदमी सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे मान लीजिए सपोज इस पॉइंट पे,
इसको नाम दिया है, कुछ नाम तो दिया, जी मान लेते हैं, चलो ये जी हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, डायग्राम बनाते जाइए मेरे साथ और समझते जाइए क्या हो रहा है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसमें कि आपको समझ में आने में दिक्कत हो। देखिए हम जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ये इसको मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आंखों से आप दिखाई देती हैं सबको। ठीक है ना, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अभी अभी घर जाओगे, आप अपने अब कहीं बाहर निकलोगे, टेम्पो में बैठोगे, कहीं पे मोड़ आए तो देख लेना ये सब चीजें साफ दिखाई देंगी। तो इसलिए इस फिजिक्स को समझने में दिक्कत नहीं होती है, समझाने में दिक्कत वहां होती है जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज है, मैग्नेटिज्म है, जो चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं उनको उन फिजिक्स में डिस्क्राइब करने में दिक्कत होती है। अब आप ये देखिए कि गाड़ी का पूरा वेट या टोटल वेट जो भी है वो सब काम कर रहा होगा यहाँ सेंटर ग्रेविटी पे mg, ये बना दीजिए, ये इसका वेट हो गया गाड़ी का जो काम कर रहा है। इसके टायरों पे रिएक्शन लग रहे होंगे R1 और R2, ये इस पे R1 लग रहा होगा, इस पे सपोज R2 लग रहा होगा। ठीक है ना, इनका टोटल देखिए, रिएक्शन जो है हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे लगता है। साइकिल चल रही थी तो भी रिएक्शन देखिए ऐसे लग रहा था, साइकिल टेढ़ी भी हो गई तो कोई फर्क नहीं, रिएक्शन 90 पे ही लगा था। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए रिएक्शन सरफेस के, ये सरफेस है उसके 90 डिग्री पे रिएक्शन काम कर रहा है, दोनों पैरेलल है, इनको टोटल मिला के वेक्टर्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं हम, टोटल मिला करके हम मान लेते हैं रिएक्शन जो है इनके पैरेलल ही यहाँ पे लग रहा है। थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बन गई है ये, लेकिन आप इन्हीं के पैरेलल बना लीजिएगा, बल्कि बना ही देता हूं मैं पैरेलल, नहीं तो बाद में अजीब सा लगेगा, इसके पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल और लग रहा है, ये आपने रिएक्शन बना दिया, टोटल रिएक्शन चारों टायर पे, दो टायर दिख रहे हैं, दो पीछे होंगे, तो चारों टायरों पे जो टोटल रिएक्शन है मिला करके कैपिटल आर शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लगा दिया। mg के अपोजिट वर्टिकली ये लाइन बना दीजिए अगर, तो ये थीटा यहाँ मूव कर जाता है। अब आप कहोगे कैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्योमेट्री लगी है, मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा घिचर पिचर करूंगा ना इसमें तो फिर वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। आप समझ लीजिए कैसे होगा, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी मैं लिखे दे रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा। इसके बाद देखिए ये पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये आपके संगत कोण हो जाएंगे, ये एंगल आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका भी, ये भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दूं, अभी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आर को वियोजन करेंगे हम, जब इसका रेजोल्यूशन करेंगे आर का, तो इधर इधर और इधर 90 पे जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए अगर आपका ये टोटल 90 है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर देखें कि ये सरफेस और इसके 90 डिग्री पे रिएक्शन आ रहा है, ये थीटा अगर हो गया तो आपका ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो सिंपल ज्योमेट्री लगी है जिसके बेस पे आपका ये थीटा यहाँ मूव कर जाता है। आगे के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है वो थीटा, जैसे ये डायग्राम बनाए आप थीटा जंप करा के यहाँ ले जाइए, तो पेपर में एक तो आपका टाइम बचेगा सोचने का, वो ये सब टाइम बच जाएगा आपका। मैं जरा अब इसको मिटा देता हूं, ये एंगल वगैरह जो बने हैं बाकी सब ये हटा दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही करेंगे ये आपको, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके या दोबारा से बाद में देख लीजिएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा। ये सिंपल ज्योमेट्री है, बच्चों वाली बातें हैं मतलब हमारे लिए, तो इसलिए जो है हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। थीटा ये मूव करके वहां चला जाता है। अब आप देखिए अगर सड़क नहीं झुकाई होती, सड़क नहीं झुकाई होती तो रिएक्शन भी क्या होते, सरफेस के 90 डिग्री पे होते, यानी कि mg के अपोजिट होते, टोटल रिएक्शन r mg के अपोजिट होता। ठीक है ना, लेकिन झुकाने से क्या हुआ, r जो है अपने वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा सा इधर आ गया। अब देखिए मैंने वेक्टर वाले चैप्टर में बताया था, कोई भी वेक्टर अगर मेरे पास a दिया हुआ है और थीटा एंगल पे मुझे उसका कंपोनेंट चाहिए कितना इफेक्ट आएगा, तो उसके लिए क्या होता है, a के साथ बस cos थीटा लगा लेते हैं। दूसरी डायरेक्शन में क्या होता है, ए के साथ साइन थीटा लगा लो। इस तरह से हमें इस ए वेक्टर के वियोजित भाग, रिजॉल्ट पार्ट्स यानी कि कंपोनेंट्स, घटक, ये मिल जाते हैं।
तो सेम ऐसे ही मैं देखता हूँ, यहाँ पे आर वेक्टर है मेरे पास, थीटा एंगल पे मुझे यहाँ पे कंपोनेंट चाहिए इसका। तो देखिए यहाँ पे ए का कंपोनेंट इधर, आर का कंपोनेंट इधर कितना होगा आर, और जितना एंगल है उसका आप कॉस लगा देंगे। देखिए पुरानी बातें बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आती है। बीच में अगर कोई वीडियो आप या क्लास अटेंड ना कर पाएँ तो उस केस में उसका वीडियो ज़रूर बाद में देख लें, ताकि आप बिल्कुल, ये यूट्यूब की बहुत अच्छी बात है कि क्लासेस स्टोर हो जाती हैं, तो आपको बिल्कुल उसी तरह से डिटेल में, जैसे पहली बार टीचर पढ़ा रहा है तो बार बार आप उसको वीडियो को देखेंगे तो उतने ही डिटेल में आपको समझ में आता चला जाएगा। अदरवाइज किसी आदमी से आप पूछे ना कि पहली बार, तो वो डिटेल में बताएगा, दूसरी बार पूछेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में बताएगा, तीसरी बार पूछेंगे तो और शॉर्ट में बताएगा, और चौथी बार में जो है वो हो सकता है इरिटेट होने लगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप वीडियो को पहली बार देखेंगे वही स्पीड मिलेगी, दूसरी बार देखेंगे वही इलेबोरेशन, वही स्पीड मिलेगी, उसको आप 10 बार भी प्ले करेंगे तब भी वो यूट्यूब नाराज नहीं होगा कि 10 बार क्यों प्ले कर दिया। और इसका दूसरी डायरेक्शन 90 डिग्री पे ले जाएं इधर, तो उस केस में इसका जो कंपोनेंट होगा, हालांकि मुझे इधर ही बनाना चाहिए इस एरो के रेंज में, लेकिन मैं इधर थोड़ा बढ़ा के बना देता हूँ आर साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, जो ये रोड टेढ़ी हो गई, रोड टेढ़े होने से रिएक्शन जो टेढ़ा हो गया, उस रिएक्शन टेढ़े से फिर दो कंपोनेंट आर cos थीटा और आर साइन थीटा ये निकल आएंगे आपके। ये देखें, इस डायग्राम तो आपका पूरा बन गया है, ठीक है ना, जितना मैंने बोला है, ठीक है ना, वो चीज जो है यहाँ पे आपको लैंग्वेज में लिखनी होगी। स्टार्टिंग में पहले इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि क्यों झुका देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप लिख लेंगे माना जो है एम गाड़ी का और टायर आदमी का जो भी बैठा है उसका वेट mg है, ठीक है ना, और एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, ये सब आप लैंग्वेज में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन R1 R2 काम करते हैं, जिनको कि पैरेलल इधर शिफ्ट कर दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमने, ठीक है, इस पे वेट काम कर रहा है। फिर इसके ये आप यहाँ से हम लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, R को रिएक्शन R को वर्टिकल ऊर्ध्व तथा क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्व पता नहीं ऊर्ध्व ऊर्ध्व तथा क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, तो जब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया तो हम देखेंगे क्या चीज, आर कॉस थीटा जो है वेट को बैलेंस करता है, आर कॉस थीटा वेट mg को बैलेंस करता है, यानी कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई, और दूसरा आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है, ये आर साइन थीटा देखिए सेंटर की तरफ लग रहा है, जिधर मोड़ है उसके सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, मोड़, ये मोड़ थोड़ा सा बना दें अगर, तो ऐसे है ये मोड़ आपका, ऐसे आ रहा है चलता हुआ। तो आर साइन थीटा जो है वो यही क्या करेगा, आपको सेंटर की तरफ लग रहा है, यही अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। आर साइन थीटा आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv² अपॉन आर, ये प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली हमारा मेन आर्टिकल यहीं से स्टार्ट होता है कि रिएक्शन को रिजॉल्व करने के बाद कौन कौन से फोर्सेस किसको किसको बैलेंस करेंगे। आर का दो भाग हो गए, आर cos थीटा ने वेट को बैलेंस कर लिया, आर साइन थीटा इधर मिल गया। अगर ये गाड़ी सीधी रहती तो रिएक्शन इसका जस्ट mg के अपोजिट आता, तो कोई और नहीं होता जो इसको अभिकेंद्र बल दे पाता, केवल एकमात्र घर्षण रहता। जो ये घर्षण लगता ना, यहाँ पे अभी हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है, घर्षण लगता वो देता इसको अभिकेंद्र बल। लेकिन अब क्या है, अब आपका रिएक्शन का कंपोनेंट उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, इसका मतलब आपके टायर घिसने से बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं टायर घिसेंगे। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। देखिए डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये होता है आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन आर अपॉन mg। m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg। ये आपका इक्वेशन नंबर जो है वो
3 आ जाता है, और यही वो एंगल है जितने से झुकाएंगे ताकि गाड़ी जो है V वेग से जो चल रही है वो R त्रिज्या का मोड़ आराम से काट पाए। इसको कंप्लीट कर लीजिए, यही फॉर्मूला में लाना था। ये बात देखिए, आपने नोटिस करा होगा कि साइकिल सवार वाले में भी tan थीटा इतना आता है और बैंकिंग ऑफ रोड्स में भी इतना ही थीटा आता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए उसका कंसेप्ट अलग है और इसका कंसेप्ट अलग है। उनको मैचअप मत करिएगा। इसको झुकने से भी केंद्र बल मिल रहा है और साइकिल सवार को अभी केंद्र बल घर्षण से मिल जाता, लेकिन वो अब तब भी वो अपने आप गिरने लगता है, तो इसलिए उससे बचने के लिए वो इस तरह का काम करता है कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन में झुकता है। मनीष यादव सर, आप साइन थीटा और एम वी स्क्वायर अपॉन बाई आर तो एक ही तरफ लग रहा है ना। देखो मनीष, जो तुम पूछ रहे हो उसका आंसर ये है कि एक्चुअली एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोई नया फोर्स नहीं होता है, ये कोई न्यू फोर्स नहीं है। ये जो आर साइन थीटा लग रहा है वही इसका काम करने लगेगा। मतलब आप समझ लीजिए ना, जैसे आर साइन थीटा की वैल्यू 20 निकल के आई, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू 20 हो जाएगी, और वो उस हिसाब से फिर जितना मास और रेडियस और जो है उस हिसाब से वो काम करेगा अपना। मतलब ये मत सोचिए कि आर साइन थीटा भी लगने लगा और ये आप सोचेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी लगने लगा, फिर तो आप कहोगे कि टोटल कर दो इसका। टोटल नहीं है। जैसे मान लिया सपोज मैंने कहा आपके पास 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए से आप जो है वो खाना खा सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने खाना खाओगे 100 रुपए तो चले जाएंगे ना आपके। नहीं समझे? 100 रुपए का खाना खा सकते हो आप, ये इसका मतलब है, लेकिन आपके पास 100 रुपए और खाना दोनों नहीं है। अगर आप ना खाओ तो 100 रुपए बचे रहेंगे आपके पास, खा लोगे तो 100 रुपए चले जाएंगे। तो सेम ऐसे ही है, आर साइन थीटा एक फोर्स है जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के काम में लग जाएगा, इसकी वैल्यू ही इसके इक्वल हो जाएगी। वही कंडीशन मैंने बनाई थी, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जरा कुछ बातें समझ लेते हैं। नोट फर्स्ट, हमने जो फॉर्मूला निकाला tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये जो है आपका फ्री फ्रॉम एम है, मतलब गाड़ी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब चाहे आपकी कार हो, चाहे आपका बस हो, चाहे आपका ट्रक हो, इनके वेट ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। बस में देखो एक साथ 50-60 लोग भर जाते हैं, ट्रक तो कितना लोडेड होता है। सबके लिए एंगल, सबके लिए थीटा सेम रहेगा। ये बात समझ गए आप? मतलब अलग अलग द्रव्यमान की चीजें भी, मतलब एक ही बार रोड बनानी है आपने, थीटा एक बार आपने देना है और उसके ऊपर सब लोग चलेंगे, सबका काम चल जाएगा। नहीं तो क्या करना पड़ता, कार की लेन अलग बनानी पड़ती, बस की लेन अलग बनानी पड़ती, ट्रक की लेन अलग बनानी पड़ती, तब बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये बहुत अच्छी बात रही कि सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर चल पाएंगे एक साथ। ठीक है ना, द्रव्यमान से मतलब ही नहीं है। ठीक है, नोट नंबर सेकंड पे आ जाइए। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी को थोड़ा और स्टडी करें तो इसमें हमें यह पता लगता है कि एक बार रोड बन गई, तो रोड बन गई तो थीटा आपका कांस्टेंट हो गया। ऐसा नहीं कर सकते रोड को झुकाते रहे, इधर उधर करते रहे हम। मोड़, एक बार सड़क बन गई, मोड़ उसका बन गया तो आर भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। जी को तो जानते ही हैं सब, एक जगह पे जो भी है कांस्टेंट ही रहता है, 9.8 जो भी होता है। तो इस हिसाब से इस अगर हम देखें, चूंकि ये सब कांस्टेंट है, implies दैट v इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि गाड़ी जितनी स्पीड से चल सकती है, घर्षण नहीं होगा, घर्षण नहीं इंक्लूड करते हुए, तो वो स्पीड आपकी कांस्टेंट आती है। ठीक है ना, इस स्पीड को कहते हैं डिजायर्ड या डिजाइंड स्पीड। डिजाइंड स्पीड मतलब इस तरह से रोड को डिजाइन किया गया है कि आप इतनी स्पीड से जो है वो चल पाए। कभी कभी देखिएगा मोड़ जब आता है उससे पहले लिख देते हैं इस तरह से, बोर्ड एक लगा देते हैं अधिकतम गति सीमा, अधिकतम गति सीमा, और लिख देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है कि अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इस मोड़ को पार करेंगे तो आप बिना टायर घिसे और इस मोड़ को आराम से पार कर लेंगे, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे जो भी हो। लेकिन अगर आपने इससे 40 से स्पीड ज्यादा रखी
तो 40 से ज्यादा स्पीड रखने पर आपके टायर वगैरह भी घिसने लगेंगे। आप मोड़ तो काट लोगे लेकिन टायर भी घिसेंगे। और इसकी मैक्सिमम स्पीड सपोज 50-55 तक जाती है, सपोज 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप 50-40 से चलोगे तो टायर नहीं घिसेंगे, मोड़ काट लोगे। 50 से चलोगे अगर मान लिया सपोज, तो आपके टायर घिस जाएंगे थोड़े से, लेकिन आप मोड़ तब भी काट लोगे। लेकिन अगर आपने कहीं उससे भी ज्यादा स्पीड रखी, मान लिया 52-55 या इतनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी, तो फिर आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा। और जब वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा, तो उस केस में ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आप नोट 3 में लिख सकते हैं। जिसकी मर्जी हो लिख ले, जिसकी मर्जी हो ना लिखे। ये डिस्कशन है, ठीक है ना। आप वीडियो दोबारा देख के लैंग्वेज बना के अपने आप भी लिख सकते हैं अगर किताब में नहीं मिलता है तो अगर मान लिया सपोज करिए 55 से चल रहा है और अब जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको नहीं मिल पा रहा है उस हिसाब से चलने के लिए, भाई उसने mv² कर दिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू, और वो r sin थीटा से मिलना है। अब देखिए आप, उसकी रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी, उसने 55 कर ली, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई। अब मास तो उसका फिक्स्ड है, वेलोसिटी कम नहीं कर रहा वो, तो क्या होगा, इस वाली वैल्यू, ये जो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो बढ़ी है वैल्यू, इसको कम करने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए, ताकि वो इसी रेंज में आ जाए, आपका जो आर है ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, ताकि ये mv² उतना ही रहे। वेलोसिटी जो बढ़ने का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए आर भी बढ़ना स्टार्ट कर देगा। आर बढ़ने का मतलब है, जैसे यहाँ पे सेंटर है आपका और गाड़ी, रोड की त्रिज्या इतनी है, तो आर बढ़ने का मतलब है कि ये डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस गाड़ी की बढ़ने लगेगी, यानी कि गाड़ी का ज्यादा त्रिज्या के पाथ पे जाएगी। इसका मतलब सड़क में बाहर की ओर जाने लगेगी। तो आर बढ़ने का मतलब है गाड़ी जो है आपकी वो स्किड करने लगेगी। स्किड करना मतलब बाहर की तरफ फिसलने लगेगी। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने कार रेसिंग वगैरह देखी होगी, कार रेसिंग में क्या होता है कि जैसे मान ली गाड़ी तेजी से चली आ रही है, तो मोड़ पे क्या होता है, मोड़ते स्किड करते जाती है। कभी कभी देखा होगा आपने, साइड में बोर्ड वोर्ड लगे होते हैं, उनमें टकरा जाती है, या टायर वायर से रखे रहते हैं उनमें टकरा जाती है जा करके। वो टायर वायर इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि ड्राइवर जो है वो अंदाजे से चलता है कि इतनी तेज स्पीड में मैं मोड़ काट पाऊंगा या नहीं काट पाऊंगा। तो ये जजमेंट होता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस तो होती है लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ ज्यादा निर्भर करती है उस पे। भाई आपने आपने कार रेस करनी है, आदमी की रेस होती है, जैसे आदमी अगर दौड़ रहे हैं तब तो है, यह है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी, कितना आपने स्टेमिना है, ये सब हो। लेकिन कार रेस का क्या मतलब है, आप सोचिए। आप कार तो आप एक्सीलेटर दबाओ, कार तो अपने आप भागेगी। लेकिन देखिए उसमें भी जजमेंट है। माइकल शूमेकर का नाम सुना होगा आपने, कई बार का वो चैंपियन रहा है कार रेसिंग में। तो देखिए मोड़ आने पर कितना स्पीड डाउन करें। अब आप पता लगा किनारे न टकरा जाए, तो पता लगा इतनी स्पीड डाउन कर ली कि सब आगे निकल गए आपसे। आपको स्पीड भी ज्यादा रखनी है और फिर इतना भी बचना है कि आप टकरा भी ना पाओ। तो टाइम पर कितना ब्रेक लेना है, कितना एक्सीलेटर देना है, कितना क्या करना है, कार से ज्यादा तो आदमी की सूझबूझ काम करती है। भाई कारें अलग अलग कंपनी की होती हैं, लेकिन जो ड्राइवर बैठता है उसमें वो बताता है, वो गाइड करता है कार को कि कहाँ पे ब्रेक लेना है, कहाँ पे एक्सीलेटर देना है, ताकि हम तेज भी चलें और मोड़ पर बाहर टकराने से या बाहर जाने से बच भी जाएं। पहाड़ों पे देखिए जजमेंट अगर जरा सा भी गलत हुआ आपका, और किनारे तुरंत खाई रहती है, तुरंत आप नीचे चले जाएंगे उसमें। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अंधा मोड़ क्या होता है, अच्छा अभी बताते हैं हम अंधा मोड़। मोड़ पर जितनी स्पीड लिखी होती है उससे अगर कम स्पीड में कार चलाएं तब क्या होगा। अच्छा ये भी बहुत अच्छी बात पूछी इन्होंने। देखिए अगर उतनी कम, उससे कम स्पीड पे चलाओगे, ठीक है ना, तो झुकाव तो इस तरह से बना रखा है कि आपको ज्यादा आर साइन थीटा मिलेगा। तो फिर क्या करेगा, अब वो कल वाली बात आ गई है, पिछले वीडियो में जो बोला था हमने, कि अगर मान लिया सपोज करिए इस आर साइन थीटा का आप पूरा यूज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो आपको अंदर की तरफ खींचने लगेगा, ठीक है ना। जैसे हमने नहीं कहा था कि पृथ्वी जो है सन की तरफ क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि सारा का सारा गुरुत्व केंद्र, जो गुरुत्वाकर्षण बल, उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने में वेस्ट हो जाता है। अब अगर आर साइन थीटा जो लग रहा है, जैसे झुकाव पे चल रहे हो आप, तो आर साइन थीटा तो फिक्स मिल रहा है आपको, इससे आप सेंट्रीपिटल फोर्स mv² ले रहे हो आर साइन थीटा से। अब अगर मान लिया सपोज करिए आपने स्पीड कम कर दी, आपको मिल तो रहा है 50 का, और आप वेलोसिटी कम कर दी, आप यूज कर पा रहे हो 40, तो बचे 10 का क्या होगा, वो बचा 10 जो है वो आपको अंदर की तरफ खींचने लगेगा। इसका मतलब
गाड़ी का जो रास्ता है यानी कि जो त्रिज्या है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि त्रिज्या कम होने से, देखिए त्रिज्या कम होने से क्या होगा, ये अमाउंट बढ़ने लगेगा और 40 बढ़ के फिर 50 पे आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है आपको? 50 अगर मिल रहा है तो 50 की रिक्वायरमेंट कैसे बनाएगी? वेलोसिटी कम कर दी आपने तो आर, वेलोसिटी कम करने से कम हो रहा है, तो आर कम करने से देखिए बढ़ने लगेगा, तो वो नॉर्मलाइज होने के लिए आर को कम कर लेगा। और त्रिज्या कम करने का मतलब है जो स्किडिंग बाहर की तरफ हो रही थी ना, वो गाड़ी जो है वो अब अंदर की तरफ आने लगेगी। जैसे मैं समझाऊं आपको, ये रोड है, ये मोड़ है, गाड़ी ने ऐसे चलते 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 जाना है, ज्यादा स्पीड से चलेगी तो वो ऐसे जाने लगेगी, किनारे टकराने का खतरा रहेगा। उससे कम स्पीड से चलेगी तो इधर आने का खतरा रहेगा। समझ रहे बात को? अंधा मोड़ क्या होता है? अंधा मोड़ ऐसा होता है कि, हालांकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन बात जान लीजिए आप, क्योंकि ऐसा होता है, ये चीजें आप फिजिक्स की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कोई पूछ ले आपसे, ऐसा होता है कि जैसे यू टर्न है मान लिया इस तरह से, ठीक है ना, एक कार यहां से चली आ रही है और एक कार जो है वो यहां से चली आ रही है। अब जब खाली रास्ता होता है तो कार लेफ्ट राइट ज्यादा नहीं देखते, वो लोग बीच सड़क पे चलते हैं, इधर से भी देख रहे हैं, बीच सड़क पे चल रहे हैं। अब जैसे ही एकदम से ये यहाँ पे पहुंचेगा और ये यहाँ पे पहुंचेगा, जैसे ही ये इसको देखेगा उसको ये देखेगा, तो उस केस में जो है वो फिर इनको प्रॉब्लम होने लगेगी। समझ रहे बात को? अब ये एकदम से हड़बड़ाएंगे, तो इस तरह से इस मोड़ को ये जो है अंधा मोड़ कहते हैं। या फिर मान लिया सपोज करिए इधर की तरफ ऐसे मुड़ रहे हो आप, इधर ऐसे मुड़ रहे हो और यहाँ बीच में जो है आपका एक मकान बना हुआ है। मतलब अगर मकान नहीं होता तब तो ये रोड यहाँ वाला ये भी देख लेता और वहां वाला इसको देख लेता, लेकिन अब बीच में मकान या पहाड़ है या कुछ है, तो इस केस में आपको ये अंधा मोड़, जिसमें कि आगे का न पता लगे कि गाड़ी सामने से आ रही है या ना आ रही है। आप जब एकदम लास्ट में पहुंचोगे तब एकदम से कोई दिखेगा आपको, और तब आप हड़बड़ाहट में अगर कंट्रोल खो दिया आपने, इधर उधर गाड़ी भिड़ जाए या कुछ हो जाए एकदम से, इस चीज को अंधा मोड़ कहते हैं। अब नोट 4 पे आ जाइए। नोट 4, यदि घर्षण का प्रभाव भी सम्मिलित कर लें। हालांकि देखिए ये कुछ किताबों में दिया रहता है और कुछ किताबों में नहीं दिया रहता है, तो लेकिन ऐसा है ना कि जब इतनी मेहनत करी डाली है तो इसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, जिसकी बात अभी कर रहे थे ना, 40 किलोमीटर पर आवर लिखा है, और तो या कर लिया जाए, ऐसे बस हेडिंग डाल दीजिए। तो घर्षण का भी अगर प्रभाव सम्मिलित कर ले, मतलब 40 की स्पीड थी वो झुके होने से मिली, अब 40 से आगे चलोगे तो घर्षण भी खर्च होने लगेगा, 50 तक लगभग मोड़ काट लोगे, लेकिन 50 से जब ऊपर चलो स्किडिंग ना होने पाए बस, तो उस केस में हमारा जो है वो क्या फॉर्मूला बनेगा? जाहिर सी बात है, स्किडिंग से जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो ज्यादा होगी, और जो पुराने झुके हुए से निकल के आ रही थी वेलोसिटी वो जो है हम कम होगी। और इसके बाद नोट 5, मैं भूल ना जाऊं कहीं आपको बताने से, नोट 5 जो है वो मैं आपको चौराहे का एग्जाम्पल बताऊंगा, चौराहा में क्या कैसे होता है ये आर्टिकल। तो बहरहाल अभी हम नोट नंबर 4 करते हैं, घर्षण का प्रभाव सम्मिलित कर लें। आप क्या करिए, ये डायग्राम में मैं समझा रहा हूं लेकिन आप इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड है, ये तुरंत मिटा दूंगा मैं, आपके पास कॉपी है। आप पुराने डायग्राम में कोई छेड़छाड़ ना करें, सेम यही डायग्राम पहले बना लें आप, ठीक है? मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप ये डायग्राम दोबारा से बना लें कॉपी पे, और इस बार थोड़ा और साफ सुथरा बनाएं, पिछली बार अगर घिचपिच हो गया हो, क्योंकि हम इसमें कुछ और भी करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसे बिल्कुल बड़ा बड़ा थोड़ा सा बनाएं, स्पेशली यहाँ का हिस्सा, ये चीज बड़ी बड़ी बनाएं, थोड़ा चौड़ा फैला के, ताकि जो कुछ और चीज अगर इसमें बनाएं तो वो आपको साफ नजर आ जाए। चलिए, तो देखिए, जो मोड़ पर जैसे मैंने बताया था, मोड़ पर चलती है गाड़ी तो उसके पहिए इनर्शिया की वजह से, जड़त्व की वजह से बाहरी की तरफ जाना चाहते हैं अपना सीधा रास्ते पे। इस वजह से क्या होता है, जब वो हटते हैं उस तरफ तो टायरों पे अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगता है। देखिए ये फ्रिक्शन F1 इधर लगा, ये फ्रिक्शन F2 इधर लगा, और इनका टोटल चारों टायरों का मिला के टोटल मैं इसका यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ये स्मॉल f जो है वो फ्रिक्शन लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मैं,
ठीक है ना, हालांकि लगता टायरों पे है, जैसे रिएक्शन को ले आए थे यहाँ पे, ऐसी फ्रिक्शन को हम ले आए। ये डायग्राम जरा इसमें इतना और कर दीजिए, अपने जो बनाया है दूसरा डायग्राम उसमें इतना और कर दीजिए, फ्रिक्शन का इफेक्ट भी हम ले रहे हैं। अब देखिए जरा, थीटा ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा ये हुआ, और पैरेलल पैरेलल संगत कोण तो 90 माइनस थीटा ये हुआ, ये पूरा 90 है, तो आपका 90 माइनस थीटा ये है, तो ये वाला एंगल जो है वो आपका थीटा बनेगा। जरा बना दीजिए, दिख रहा होगा आपको? हाँ दिख तो रहा है। इस वाले एंगल की बात करिए ना, ये वाला एंगल, क्योंकि एफ को जो है हमें रिजॉल्व करना है, तो इसलिए इस एंगल की जरूरत पड़ रही है। अब देखिए एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लाएंगे थीटा एंगल पे, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो डायग्राम थोड़ा पहले के मुकाबले और घिचपिच हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा था डायग्राम को जो है वो सही से बनाइएगा। तो इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दी जाएगी कि टायरों पर घर्षण मान लो एफ लग रहा है, और एफ को जो है हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं जी पे, फिर एफ के वियोजित पार्ट कर लिए, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब बैलेंसिंग देखते हैं, आर कॉस थीटा जो है वो एफ साइन थीटा और एम जी को बैलेंस करेगा। हम देखते हैं कि आर कॉस थीटा एम जी व एफ साइन थीटा को बैलेंस करता है, संतुलित हिंदी में लिख सकते हैं, संतुलित करता है, यानी कि आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? आर साइन थीटा भी देगा और एफ कॉस थीटा भी देगा। देखिए हेल्प मिल गई ना, अब तेज स्पीड से चल लेंगे। तथा आर साइन थीटा व एफ कॉस थीटा दोनों मिलकर अब आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये हो गया आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों मिलकर के एम वी स्क्वायर अपॉन आर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे ये बताइए, क्योंकि अब मैं ये इस लैंग्वेज को मिटा रहा हूं, तो मुझे बताइए डायग्राम में और इस लैंग्वेज में और ये जो इक्वेशंस फॉर्म हुई हैं, इनमें अगर किसी को कोई आपत्ति है या कुछ कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है या मैंने लिखने में कहीं गलती कर दी हो, तो आप उसको बता सकते हैं। क्योंकि 12th वाले बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़ के आए होंगे 11 12th में, तो इसलिए आप लोग देखें कहीं पे कुछ गलत हो या लिखने में गलती हो गई हो तो उसको बता दें मुझे। अब दोबारा से वही काम करेंगे सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करने पर। तो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गलत बना गया, आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। आर कॉस थीटा ने इन दोनों को बैलेंस करना था, समझ रहे हैं आप? फर्स्ट को सही करिए, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। मैंने कहा शायद सही था लेकिन लिखने में गलती हो गई थी। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और एफ साइन थीटा दोनों एक तरफ है ना, इन दोनों को ये अकेला बैलेंस करेगा। तो इसमें आप जब इधर ले आएंगे तो ये माइनस का आएगा। मैंने जानते कैसे पता कर लिया? मुझे हल्का सा ये याद था कि एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, ये पुराना रिवाइज किया हुआ, जैसे बार बार पढ़ाते रहते हैं ना, तो उससे पता रहता है कि, तो मैंने यही देखा कि दोनों प्लस कैसे आ रहे हैं, एक माइनस होता है। फिर मैंने चेक किया तो ये तो ठीक है, यहाँ पे ये, फिर मैंने जो सोचा था वही लिखने में गलती हो गई थी, तो साफ साफ पता लग गया। तो आप किसी चीज को जितना टाइम देंगे, जितना आप ढंग से समझ के रखेंगे, आपको जैसे रास्ते याद रहेंगे। जैसे आप अपने घर से निकलते होंगे कॉलेज के लिए, तो रास्ता टेम्पो वाला मान ले गलत ले जाने लगे, तो आप तुरंत देखोगे रास्ते में, अरे ये तो वो चीजें है ही नहीं, वो दुकानें तो है ही नहीं जो हम रोज देखते हैं। कुछ माइल स्टोन वगैरह याद कर लिए जाते हैं, कुछ 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 लैंडमार्क्स वगैरह याद कर लेते हैं हम कि हाँ भाई वही रास्ता है या नहीं, और जैसे ही नहीं दिखता है तो हम बेचैन हो जाते हैं कि हाँ कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो वही है, जैसे ही मुझे यहाँ दिखा कुछ, वो मैंने ध्यान से पीछे देखा। ठीक है,
तो आप इसको सही कर लें, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ माइनस आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम जी। अब ये फाइनल मतलब डिवाइड करके ये इक्वेशन आती है। अब देखिए फ्रिक्शन जो होता है, बट फ्रिक्शन की वैल्यू होती है एफ इक्वल टू म्यू आर, रख दीजिए इसमें। और म्यू की वैल्यू भी क्या होती है, म्यू आर कितना होता है, आर देखिए यहाँ पे, आर वैसे कट ही जाएगा, छोड़िए उसको, है ना। तो यहाँ पे एम से एम कटा, और यहाँ पे आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर, एफ दोनों जगह एफ की वैल्यू रख दी, म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। यहाँ से आर आर कॉमन लेके कट जाएगा, तो साइन थीटा माइन प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये फॉर्मूला बनता है इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, या जो भी डाल दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी की वजह से बजाय यहाँ पर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अगर tan में ही लाना चाहिए चाहते हैं तो आप इसमें जो है वो कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर हम इसे बॉक्स में ना बंद करें तो डिवाइडिंग बाई, मैं कहाँ लिखूँ, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ऐसे रख लीजिए चाहे बॉक्स में। तो इससे जो स्पीड निकलती है वो स्पीड आपकी जो वो वाली इक्वेशन पहले आई थी उससे ज्यादा स्पीड निकलती है। तो ये ज्यादा स्पीड है, और इस स्पीड से जैसे वही 40 से उधर चल रहे थे तो इधर आप 48-50 से चल लोगे। बस ये है कि इसमें आपने रोड का झुके होने का भी यूज किया है, और साथ ही साथ घर्षण का जो, यानी कि गाड़ी के टायर भी घिसा लिए हैं, दोनों चीजें आपने यूज करी हैं। देखिए सड़क का झुका है वो तो सबको फायदा मिलेगा, अब टायर बचाने हैं आपने तो आप स्पीड लिमिट रखिए उतनी। अब ये तो नोट 4 था, इससे रिलेटेड भी कुछ बातें हम समझ लेते हैं जरा। नोट 5 लिखिए जरा, इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर हम इस इक्वेशन में म्यू जीरो पुट कर दें तो tan थीटा प्लस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसका मतलब जो है वो रोड जो झुकाई है, रोड के झुके होने से मोड़ काट लेगा। मतलब इस टाइम पे जो है अगर फ्रिक्शन नहीं है गाड़ी और टायर के बीच में, सड़क के बीच में, तो उस केस में रोड जो झुका रखी उससे वो मोड़ काटेगा। नोट नंबर 6 देखिए, अगर नहीं झुकाया है, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, मान लिया रोड नहीं झुकी है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो के केस में ये होगा कि tan जीरो प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू tan जीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसका मतलब ये हो गया कि tan जीरो जीरो 1 माइनस जीरो, यानी कि म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कहने का मतलब है घर्षण से गाड़ी मोड़ काटेगी। बस ये है कि रोड के झुके होने से वो 40 की स्पीड पे चल लेती, और घर्षण से वो केवल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पा रही। धीमा चलेगी लेकिन मोड़ तब भी काट लेगी। अब अगर नोट 7 कर दें कि म्यू भी जीरो कर दिया हमने और थीटा भी जीरो कर दिया, ना तो घर्षण है और ना ही जो है वो क्या बोलते हैं रोड झुकाई आपने, तो थीटा भी जीरो, ये भी जीरो कर दिया, तो फिर ये देखिए सब टर्म जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, मतलब वी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब गाड़ी मोड़ नहीं काट पाएगी, मोड़ नहीं काट पाएगी। सड़क मतलब गाड़ी आएगी और उस केस में जो है वो सीधी चलती चलती चलती, आप स्टीयरिंग घुमाते रहोगे कुछ नहीं होगा, सीधी चलती 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 और रोड के किनारे खाई में गिर जाएगी या किसी चीज से टकरा जाएगी। ये जितने डिस्कशंस हैं ये सब आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में काम आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर में। फिर आप ढूंढते हैं, हमने तो आर्टिकल में केवल इतना पढ़ा है, और यहाँ पर जो है ये पता नहीं क्या पूछ दिया हमसे। तो ये चीजें सब आपकी फिजिक्स के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाती हैं डेली लाइफ में कितना करना है। अब बाकी किसी को जनरल को पढ़ना है बच्चे को, तो पढ़ाई इतनी भी हो सकती है आपकी कि आप बस tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी डिराइव कर दे, बस लो झुक गई रोड, खत्म। आर्टिकल वहां भी खत्म है, लेकिन देखिए उसके ऊपर कितने डिस्कशंस हैं। अब जो लास्ट नोट नंबर 8 है, मैं उसकी बात कर लेता हूं आपसे। इसमें देखिए क्या है, चौराहे का मैं बता रहा था। जैसे मान लिया सपोज करिए एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड इधर से आ रही है,
एक रोड इधर से आ रही है और इस रोड वाले को इस रोड पे जाना है। तो देखिए ये सर्कुलर पाथ किया इसने, इस रोड वाले को इस पे जाना है, वो भी सर्कुलर पाथ। कहने का मतलब है चौराहे पे आके अगर आपको सीधे नहीं जाना है, दाएं या बाएं मुड़ना है, तो आप सर्कुलर पाथ पे थोड़ी देर के लिए मूव करते हो यहाँ से यहाँ तक। और इसकी रेडियस बहुत कम रहती है, मतलब बहुत तीखा मोड़ होता है ये, समझ लीजिए 90 डिग्री का टर्न लेना पड़ता है आपको। और यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि रोड झुका दें, क्योंकि अगर आपके लिए अगर ऐसे रोड झुका दी गई तो अगले वाले के लिए तो वो स्पीड ब्रेकर बन जाएगा, समझ रहे हैं, उसको तो वो ढलान मतलब चढ़ाई बन जाएगी उसके लिए। तो चौराहे पर क्या करते हैं कि ना रोड झुका सकते हैं और फिर भी आपको मोड़ काटना है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही धीमी स्पीड से मोड़ काटा जाता है। लेकिन ये बात लोग नहीं समझते हैं, या पता नहीं होती है, या फिर कैलकुलेशन या उन्होंने पढ़ा नहीं होता इस चीज को, कि चौराहे पर आपको केवल किसका यूज करना पड़ेगा, केवल म्यू का यूज करना है। जो नोट नंबर क्या था, 6 था ना, केवल म्यू के यूज से, मतलब 10-12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब आप जाके टर्न काट पाओगे। अब कभी कभी क्या करते हैं लोग, यहां से आए सोचते हैं यहीं से खट मुड़ जाए ऐसे, तो उनका तो सर्कल और कम हो जाता है। देखिए रेडियस कम होने से क्या होगा, mv²/r। आप जितना कम रेडियस के पाथ पे जाओगे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा, यानी कि उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और आदमी ये चाहता है छोटे से छोटे रास्ते पे चले जाए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, रूल ये बना दी जाता है कि पहले तो एक गोल चक्कर बना देते हैं, और फिर कहते हैं इधर वाला आएगा तो ये पूरा गोल चक्कर पार करके जाएगा, उधर वाला आएगा तो ये गोल चक्कर पार करके जाएगा, इधर से आएगा तो ये गोल चक्कर। तो कहने का मतलब गोल चक्कर बना क्यों दिया, तब आप जबरदस्ती लंबे रास्ते पे घूमोगे, ज्यादा त्रिज्या के पाथ पे घूमोगे, और ज्यादा त्रिज्या के पाथ पे घूमने की वजह से आर ज्यादा हो गया तो mv²/r कम हो जाएगा, ताकि तो आप थोड़ा ज्यादा स्पीड से चक्कर काट पाओगे। तो ये जो गोल चक्कर के कंसेप्ट हैं, एक तो ट्रैफिक बैलेंस करने के लिए, और साथ ही साथ इनके पीछे फिजिक्स भी लगी है ताकि आप थोड़ा तेज स्पीड से चक्कर काट पाओ। नहीं तो क्या होगा, सब इधर से इधर छोटे रास्ते पे जाना चाहेंगे। आप देखिएगा अगर जैसे टेम्पो वाला है, उस सोच क्या है, लोगों की सोच क्या रहती है, एक रास्ता ऐसा है जो छोटा है लेकिन उबड़ खाबड़ है, एक रास्ता है जो बड़ा है लेकिन थोड़ा लंबाई ज्यादा है। तो हर एक की टेंडेंसी होती है छोटे रास्ते से चलें तो तेल बचेगा हमारा। इस चक्कर में खड़ 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 करते हुए और जो है वो चलते चले जाएंगे उस पे, जबकि उस केस में आपकी स्पीड भी धीमी रहेगी, गाड़ी भी कम गियर पे चलेगी, और तेल भी ज्यादा खर्च होगा, टाइम अलग वेस्ट होगा। इसकी बजाय आप सीधे सपाट रोड पे निकल जाइए, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन टाइम उससे कम लगेगा जितना उधर लगता, जाम से भी बचेंगे, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन आदमी की सोच वही होती है कि छोटे रास्ते से जाएंगे तो हमारा तेल बच जाएगा। एक्चुअली वो बचत होने की वजह से वो और खर्च भी हो जाता है और टाइम अलग वेस्ट होता है, परेशानी अलग होती है, शरीर पे झटके लगते हैं वो अलग लगते हैं। तो इसलिए आप किसी को वो नहीं कर सकते, अगर आप ये गोल चक्कर ना बनाओ, ट्रैफिक पुलिस हटा दो, तो सब एक में घुस जाएंगे जाके। और मुझे अब लगता है कि मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स इसमें डिस्कस कर लिए हैं। देखिए छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इसको आप डिस्कस करें तो ये काफ़ी लंबा हो सकता है, और तो अब इसमें कुछ नहीं बचा है। तो इसी के साथ मैं ये क्लास ख़त्म करता हूँ।